आज की सबसे बड़ी खबर ये है, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला फिर मौखर किया गया है। तीसरी बार यूं ये फैसला मौखर किया गया है। ये हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है कि अल-कादर में किस किस्म की सजा लिखी जाएगी। वो जो अरबों रुपया बानी चेयरमैन पीटीआई उनकी अहलिया ने माफ किया, उससे एक शैम ट्रस्ट बना, उसकी जमीन दे रहे हैं वही प्रॉपर्टी टाइकून जिनका अरबों रुपया आपने माफ किया है। क्या ये महज इत्तेफाक था? ये भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इस करप्शन में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ये कसूरवार हैं। अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। खुद डील का तासर देते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती ये किसी की जात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास। जी बताइएगा कि अभी तक की जो मालूमात हैं, इसके अलावा आप इसमें क्या इजाफा कर सकते हैं? जी तले साहब बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ये जो रेफरेंस है ये मलक रियाज की एक मशकूक ट्रांजैक्शन थी जो इंग्लैंड में पकड़ी गई थी और एनसीए ने उसके हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया था कि ये एक मशकूक ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है। 2023 के दिसंबर में ये रेफरेंस फाइल हुआ था और उसके बाद गाए बगाए इसकी समातें हुई। 150 के करीब इसकी समातें हुई। 35 गवाहान नैब ने रिकॉर्ड कराए और उनमें से जो आखिरी गवाह था नैब के तफ्तीशी अफीसर मियाँ उमर नदीम, उन पर इनके वकला जो थे मुलजमान के, उन्होंने 38 समातों के बाद जाकर अपनी जरा मुकम्मल की। 342 के जो उनके सवालात थे उन पर 15 मौके ने दिए गए, जिसके बाद इन्होंने उनके जवाब दिए। आज की जो समात हुई थी, आज फैसला सुनाया जाना था और ये आज 2 मौक़ों के बाद आज तीसरी समात थी जिसमें एहतसाब अदालत ने इसका फ़ैसला सुनाना था। फैसला सुनाने के लिए आज सुबह जब तकरीबन 10:23, 24 या 25 मिनट पर अडयाला जेल के अंदर समात का आगाज़ हुआ, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कमरा अदालत में आए तो उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातब करते हुए ये कहा कि आज इस रेफरेंस का फ़ैसला सुनाया जाना था। मुलजमान को पता था, वकला सफाई को कल आगाह किया गया था। बुशरा बीबी जो कि इस रेफरेंस में मुलजमा हैं उनको आगाह किया गया था और उन्हें इल्म था कि आज फैसला सुनाया जाना है, लेकिन वो नहीं आई। बानी पीटीआई को, फाजल जज का कहना था कि बानी पीटीआई को जेल अमला के ज़रिए 2 मरतबा जो है वो आगाह किया गया कि फ़ैसला सुनाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है, आज अदालत की कार्रवाई में हिस्सा ले। लेकिन उन्होंने आगे से जेल इंतज़ामिया को ये जवाब दिया कि जब तक उनकी फैमिली और उनके वकला अदालत में नहीं आते उस वक्त तक वो अदालत में नहीं आएंगे। फाजल जज ने इस पर बरहमी का इजहार करते हुए प्रोसिक्यूटर नैब से ये कहा कि हम इनसे ट्रायल में कोऑपरेट करते रहे, इन्हें हर मुमकिन फेवर दी है, लेकिन इस तरह का रवैया मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। इसके बाद उन्होंने अदालती अमले को मुखातब करते हुए पूछा कि जुमा के दिन कौन सी तारीख बनती है, तो उनकी जानिब से उन्हें आगाह किया गया कि 17 जनवरी है। तो उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातब करते हुए कहा कि फिर 17 तारीख को मुलजमान और वकला को एक और मौका देते हुए 17 जनवरी को इस रेफरेंस का फ़ैसला सुनाते हैं, चूँकि मैंने इस्लामाबाद में भी जाकर दीगर रेफरेंसेस की समात करनी है। इसके बाद अदालत बर्खास्त कर दी गई और फाजल अदालत के जज वहाँ से उठकर रवाना हो गए। अब बात यहाँ पर आती है कि इस के बाद क्या तवक्कुआत थी, क्या खदशात थे और क्या होने वाला है जिससे कोई आगे हिजान पैदा हो सकता है या थलथली पैदा हो सकती है। तो पीटीआई का ये ख्याल था, बैरिस्टर गौर, अलीमा खान, बैरिस्टर सलमान अकरम और दीगर उनके जो वकला थे वो ये समझते थे और उनका ये स्टांस था, उनके ये बयान थे कि इस रेफरेंस में बानी पीटीआई ने कोई जुर्म नहीं किया, उन पर कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है। एक ट्रस्ट बनाया गया जहाँ पर तलबा तालिबात को जो है वो दीनी तालीम दी जाती है, उस पर उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर सज़ा देने की कोशिश की जा रही है और उनकी पर्सनैलिटी को दागदार करने और उस पर करप्शन का धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद उनका ये ख्याल था कि इस रेफरेंस में वो बाइज़्ज़त बरी होंगे, उनकी अहलिया को इसमें जानबूझकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। लेकिन दूसरी जानब ये ख्याल किया जा रहा था कि इन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी किया और एक ऐसी सेटलमेंट की जो गैर कानूनी थी, जिसे हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन उसे एक लाइबिलिटी अकाउंट में वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सेटलमेंट की इजाज़त दी और काबीना से बंद लिफाफे के ज़रिए उसकी मंजूरी करवाई। अब जो खदशा था वो ये था कि इसमें इन्हें सज़ा होगी, ये दूसरी जानब की तवक्को थी। लेकिन थलथली हमें यहाँ पे नज़र आती है कि अगर इसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सज़ा हो जाती है तो उस सज़ा के बाद जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात में कोई रखना आने का खदशा है, कोई ब्रेक आने का खदशा है। और उसी के साथ साथ इसका बाकायदा तौर पर साहबजादा हामिद रज़ा ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी मीडिया टॉक में इजहार भी किया था कि अगर बानी पीटीआई को इस रेफरेंस में सज़ा दी जाती है तो मुज़ाकरात में इनके रवैयों में तलखी आएगी और ये तलखी किस हद तक जाती है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी आए नाज़रीन, अब हम
केसेस से मुतल्लिक जो सियासत है उस पर आ जाते हैं। हम आपको याद दहानी के लिए बताना चाहते हैं कि हालिया दौर के अंदर बड़े बड़े केसेस कौन से रहे और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उनके असरात क्या मुरतब हुए। उन केसेस के नताइज कुछ भी निकले हों, जब वो चल रहे थे तो लगता है कि उस वक्त के हालात के पेश नज़र कि जैसे इसी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ का फ़ैसला होना, लेकिन फिर वो केसेस आए, गायब हो गए। चंद एक जब हम बात करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ आपको याद आएगा कि हाँ ये भी केस था। तारुफ मैं करवा देता हूँ। सुहेल रशीद साहब, नुमाइंदा समा न्यूज़, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में साकिब बशीर साहब, नुमाइंदा 92 न्यूज़, आपका भी शुक्रिया। अवैस यूसुफजई, नुमाइंदा जियो न्यूज़, आपका शुक्रिया। फयाज़ महमूद साहब, नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़, आपका भी शुक्रिया। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि इतने अरसे के बाद मैंने आपको स्टूडियो में बुलाया, जिससे आपको पता चलेगा कि 26वीं आईनी तरमीम के जो असरात हैं वो कहाँ कहाँ तक हम मुतासरीन हैं या फैज़याबी हमने की है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस। मैं पहला जो केस रिमाइंड करवाना चाहूँगा वो है साइफर केस। बहुत चला, जब चला तो ज़रा साइफर केस का थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बता दें। आप भी चिप इन कर सकते हैं बीच में तफसीलात, फिर हम देखेंगे कि ये चला कैसे, प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या वगैरह वगैरह। गो हेड। देखिए, साइफर केस कहने को तो सबसे असास और सबसे इम्पोर्टेंट केस था और इसके ऊपर पूरा बयानिया बनाया था इमरान बानी PTI ने कि जनाब ये हमारे खिलाफ साजिश हुई, और उसके बाद गवर्नमेंट के बड़े दावे थे कि हमारे पास इसका पूरा एविडेंस है और ये केस चलेगा तो ये कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन हम फिर क्या देखते हैं कि वो केस चला, सज़ा होती है और हाईकोर्ट ठहर नहीं पाती। और इसलिए ठहर नहीं पाती कि जब ज़मानत के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो ये भेद खुला कि जिसके ऊपर, जिस साइफर के डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा केस बनाया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन के पास वो भी अवेलेबल नहीं है। प्रोसिक्यूशन आपको साइफर से लेके इन सारे मुकदमात में अब एक चीज़ कॉमन जो मिलती है, प्रोसिक्यूशन के फेलियर्स और प्रोसिक्यूशन के ब्लंडर्स। जिस तरह से केस को बनाया जाता है, जो अमूमी परसेप्शन होती है केस की कि ये इतना बड़ा क्राइम हो गया है, जब आप इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ते हैं तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिकमेंड कर रहे हैं कोर्ट को कि बंदे को छोड़ दें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये काबीना ने बाकायदा इसको ओके किया था ना केस को, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चला। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास अगर वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता तो फिर कोर्ट ये पूछते ना कि ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो आर्टिकल कितों है, नहीं? What is your take? नहीं, वो गवर्नमेंट थी और कोर्ट जो है वो उसको मंगवा सकती थी और प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कर सकती थी कि सिर्फ कोर्ट अपने देखने के लिए कि ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप देख लें और उसके बाद सील इन्वेलप में बंद करके वापस कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी ये केस आया, सुप्रीम कोर्ट में भी और ट्रायल कोर्ट में भी। इसमें जो एक तासुर बज़ाहिर मिला है, साइफर केस में बयानिया था इमरान खान का, जो भी था वो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि जो साइफर केस में जो लिखा हुआ है वो उस बयानिए के करीब करीब था। इस परसेप्शन या इस जो एक हकीकत थी, इसको छुपाने के लिए हुकूमत वक्त ने या प्रोसिक्यूशन ने वो डॉक्यूमेंट सामने लाया ही नहीं है। और जब तक कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट ना देखती तो वो फिर कैसे समझ सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि साइफर के अंदर कुछ ऐसी चीज थी। बिल्कुल, इसीलिए मैं तासुर बता रहा हूँ। बार बार जब हाई कोर्ट, तासुर कहाँ पे है? आपकी तरफ है ये सारी मार्केट में? नहीं, आपका अपना तासुर है ये सब। मैं कोर्ट रिपोर्टर बता रहा हूँ। मैं कोर्ट रिपोर्टर, एक डॉक्यूमेंट जो है जिसपे पूरा केस बेस करता है, उसको कोर्ट आई के लिए कुछ मसला नहीं है कि उसको आप दिखा सकते हैं। शहादत की रिक्वायरमेंट है कि वो फाइल का हिस्सा आप दिखा सकते थे। और आखिर में फिर प्रोसिक्यूशन की तैयारी भी कर पकड़ी, लेकिन उस वक्त तो ट्रायल हो चुका था। इसमें एक चीज थी कि एक सिक्योरिटी कंसर्न तो इसमें थे और हुकूमत को जिस वक्त जाकर लगा उस वक्त तक देर हो चुकी थी और हुकूमत ने प्लान भी कर लिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम इसको पेश कर देते और कहा भी था कि हम यहाँ पर पेश कर देते हैं। लेकिन उस वक्त तक जो है वो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अपील का जो फॉर्म चल रहा था और अपील में मेरे ख्याल में एविडेंस वो नहीं आ सकता था। हुआ ये है कि ये हम खुद से हम मेरे ख्याल में नहीं कह सकते कि शायद वो जो इमरान खान ने बातें की थी शायद उसमें, क्योंकि हमने भी नहीं देखी, क्योंकि वो देखा नहीं है। जब तक वो चीज सामने नहीं आएगी, अगर वो एक अखबार में छप चुका और हमें ये नहीं पता कि मुस्तनद है नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा मुझे लगा कि मुस्तनद ही है। वैसे जब भी कोई केस चलता है तो उसमें होता क्या है, उसमें एविडेंस वो देना जरूरी होता है। एक तरह का इस केस का मेन जो एविडेंस वो यही था, तो शायद इमरान खान को आप कह सकते हैं उसमें सबसे जो बड़ी सहूलत मिली कि वो एविडेंस सामने हुकूमत किसी भी वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो नहीं ला सके, उसका उन्हें फायदा हुआ। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगा। इमरान फारूक कत्ल केस चल रहा था तो उसमें जब वकील पेश हुए तो आकर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा जी इमरान फारूक तो छुपे हुए हैं, उनकी माजी की आप देखें चीज़ें तो वो तो पहले रिकॉर्ड है कि वो छुप गए थे क्योंकि उनका तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है।
तो फिर इस्तगासा को ख्याल आया कि भाई जाए डेथ सर्टिफिकेट लेके आए बर्तानिया से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके, यानी कत्ल हुआ बंदा जो है उसको मकतूल साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए था।